छात्रा मामले में बड़ा मोड़, कोर्ट की फटकार के बाद तगड़ा एक्शन। नीट छात्रा मामले में सीबीआई को फटकार पड़ी तो अब नया मोड़ सामने आया, जिसके बाद सीबीआई ने जांच तेज की और पॉक्सो के तहत जांच शुरू की गई। लेकिन सवाल है कि कोर्ट के फटकार के बाद ही क्यों पॉक्सो के तहत जांच शुरू की गई और क्या सीबीआई नीट छात्रा मामले में किसी निष्कर्ष पर पहुंच पाएगी। आज बेबाकी से सवाल पूछेंगे, क्योंकि इसमें पुलिस से लेकर कई लोग नप चुके हैं और आज उनका पूरा कच्चा चिट्ठा भी खोलेंगे। नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो बेबाक सवाल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। पटना में नीट की तैयारी कर रही छात्रा की संदिग्ध मौत मामले की शुरुआत से ही जांच की दिशा और लगाए गए आरोपों को लेकर सवाल उठते रहे हैं। अब बिहार सरकार ने अधिसूचना में संशोधन कर केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई को पॉक्सो एक्ट की धाराओं के तहत जांच करने की शक्ति दे दी है, यानी ताकत दे दी। ऐसे में अब उम्मीद की जा रही है कि नई धाराओं के साथ जांच आगे बढ़ने पर किसी निष्कर्ष पर पहुंच पाएगी। लेकिन इसको लेकर अभी भी कई सवाल उठ रहे हैं कि कोर्ट की फटकार के बाद ही क्यों जागी सीबीआई। नीट छात्रा मामले की जांच में क्या क्या मिले सबूत, पहले एफआईआर में क्यों नहीं लगी थी पॉक्सो की धाराएं, नीट छात्रा मामले की कितनी तेजी से हो रही जांच, अब कोर्ट में इस मामले में क्या क्या होगा। बिहार की राजधानी पटना में नीट की तैयारी कर रही एक छात्रा की संदिग्ध मौत के मामले में बिहार सरकार ने इस मामले में संशोधित अधिसूचना जारी कर दी, जिसके बाद केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई अब इस केस में पॉक्सो एक्ट के तहत भी जांच कर सकेगी। गृह विभाग की आरक्षी शाखा ने 31 जनवरी 2026 को जारी पहले की अधिसूचना में संशोधन करते हुए चित्रगुप्त नगर थाना कांड संख्या 14/2026 में पॉक्सो एक्ट 2012 की धारा 4 और 6 के साथ बीएनएस 2023 की धारा 64 और अन्य संबंधित धाराओं को शामिल कर दिया गया। इस संशोधन के बाद सीबीआई को इन सभी धाराओं के तहत अनुसंधान और पर्यवेक्षण की शक्ति मिल गई है, यानी अब सीबीआई पॉक्सो के तहत भी जांच कर पाएगी। पहले एफआईआर में नहीं लगी थी पॉक्सो की धाराएं। दरअसल इस मामले में पटना पुलिस ने 9 जनवरी 2026 को चित्रगुप्त नगर थाना में एफआईआर दर्ज की थी। उस समय दर्ज प्राथमिकी में पॉक्सो एक्ट की धाराएं शामिल नहीं की गई थी। बाद में जांच के दौरान कुछ नए तथ्यों के सामने आने के बाद इन धाराओं को जोड़ा गया। हालांकि जब यह मामला राज्य सरकार की अनुशंसा पर सीबीआई को सौंपा गया, तब जांच की अनुमति उसी प्रारंभिक एफआईआर के आधार पर दी गई थी, जिसमें पॉक्सो की धाराएं शामिल नहीं थी। इसी कारण सीबीआई ने भी अपनी प्रारंभिक एफआईआर उन्हीं धाराओं में दर्ज की थी जिसमें हत्या के प्रयास और अन्य संबंधित अपराध शामिल थे। कोर्ट के सवालों के बाद बदला मामले में रुख। मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने जांच की दिशा को लेकर गंभीर सवाल उठाए थे और ये पूछा था कि जब मामला नाबालिग पीड़िता से जुड़ा है और यौन अपराध के संकेत मिले हैं, तो पॉक्सो एक्ट क्यों नहीं लगाया गया। कोर्ट के हस्तक्षेप और कानूनी स्थिति स्पष्ट होने के बाद अब राज्य सरकार ने अधिसूचना में संशोधन कर दिया। इसके बाद सीबीआई को आधिकारिक रूप से पॉक्सो एक्ट की धाराओं के तहत भी जांच आगे बढ़ाने का अधिकार मिल गया है। सीबीआई ने अब तक क्या क्या जांच की। इस मामले में अभी हाल ही में सीबीआई ने एसआईटी में शामिल रही सचिवालय एसडीपीओ डॉक्टर अनुकुमारी कदमकुआं और रामकृष्ण नगर थाना के थानाध्यक्षों को तलब कर सवाल जवाब किए थे। सभी अधिकारियों से अलग अलग बंद कमरों में पूछताछ कर केंद्रीय जांच एजेंसी ने उनके बयान दर्ज किए। उनके बयान से संबंधित दस्तावेज भी मांगे गए। सीबीआई ने जिन पुलिस अधिकारियों से पूछताछ की, वो छात्रा की मौत के बाद शुरुआती जांच कर रही एसआईटी के हिस्सा रहे थे। सूत्रों के मुताबिक इनके बयान अलग अलग दर्ज इसलिए किए गए ताकि तथ्यों की स्वतंत्र पुष्टि हो सके, साथ ही इनके बयानों का मिलान भी कराया जा सके। केंद्रीय एजेंसी शुरुआती जांच की प्रक्रिया, घटनास्थल की स्थिति, साक्ष्यों के संकलन और पुलिस की कार्रवाई के हर चरण की बारीकी से पड़ताल कर रही है। इसके लिए जांच अधिकारियों से पूछताछ हुई। दरअसल सीबीआई ये समझने का प्रयास कर रही है कि इस केस के प्रारंभिक चरण में क्या क्या कदम उठाए गए और किन आधारों पर निष्कर्ष निकाले गए थे। यह भी पता लगाया जा रहा है कि पटना पुलिस की एसआईटी से जांच के दौरान कहीं चूक तो नहीं हो गई थी। जांच के दौरान सीबीआई पूरे घटनाक्रम की कड़ी दर कड़ी समीक्षा कर रही है। सीबीआई ने पुलिस से क्यों की अलग अलग पूछताछ। सीबीआई अपनी जांच में केस से जुड़े सही तथ्य सामने लाना चाहती है। इसके चलते एजेंसी ने पुलिस अधिकारियों से अलग अलग पूछताछ की है।
सभी के अलग अलग बयान दर्ज किए गए हैं, यानी अलग अलग बैठाकर बयान दर्ज किया गया। सीबीआई के अधिकारी सभी पुलिस अधिकारियों के बयान मिलाएंगे। इस बात की जांच की जाएगी कि पुलिस अधिकारियों के बयान में कोई कॉन्ट्रोडिक्शन तो नहीं है, यानी बयान अलग अलग तो नहीं है। इनसे किए गए पूछताछ के जरिए सीबीआई शुरुआती जांच की प्रक्रिया, घटनास्थल की स्थिति, जुटाए गए सबूतों और पुलिस की कार्रवाई को समझेगी। एजेंसी बारीकी से समझना चाहती है कि पुलिस ने इस मामले की पड़ताल किस तरीके से की। सीबीआई के अधिकारी यह समझने की कोशिश कर रहे हैं कि केस के शुरुआती दौर में आखिर क्या क्या बड़े कदम उठाए गए, एसआईटी के अधिकारी किन आधारों पर अपने रिजल्ट तक पहुंचे थे, एसआईटी से जांच के क्रम में कहीं चूक तो नहीं हुई। अपनी जांच के क्रम में सीबीआई पूरे घटनाक्रम की कड़ी दर कड़ी समीक्षा कर रही है ताकि छात्रा की मौत की असली वजह सामने लाई जा सके और कोर्ट में सबूत पेश किए जा सकें। छात्रा की मां ने पुलिस पर लगाए थे आरोप। हालांकि पुलिस पर जब आरोप लगे उसके बाद सीबीआई ने अलग अलग पूछताछ की। पिछले दिनों छात्रा की मां ने पुलिस पर आरोप लगाए थे और कहा था, आरोपी मेरी बेटी को न्याय देने वाले यहां कोई नहीं है, पुलिस सब बिके हुए हैं, डीएसपी हो या एसपी सब बिक गए हैं। दरअसल मृतका के परिजन बिहार के पुलिस महानिदेशक यानी डीजीपी विनय कुमार के साथ मुलाकात करने पहुंचे थे। इस दौरान मृतका की मां ने मीडिया से बातचीत में कहा था कि वो जांच से संतुष्ट नहीं। उन्होंने आरोप लगाया था कि कहीं ना कहीं जांच का तरीका सही नहीं और पुलिस निष्पक्ष रूप से काम नहीं कर पा रही है। मृतका की मां ने यह भी कहा था कि उन्हें अब तक न्याय मिलता नजर नहीं आ रहा है, कई स्तरों पर मामले को दबाने की कोशिश की जा रही है। हालांकि डीजीपी विनय कुमार ने पूरा भरोसा इस मामले में दिलाया था। परिजनों के इन आरोपों के बाद मामला राजनीतिक और प्रशासनिक स्तर पर भी गर्माता हुआ नजर आया, जब हमने देखा कि किस तरीके से इस पर राजनीति हुई। हालांकि सम्राट चौधरी की तरफ से क्लियर ये कहा गया कि इस मामले की जांच पूरी तरीके से की जा रही है और आगे इसकी सच्चाई भी पता लगेगी और कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जांच में गड़बड़ी पाई गई तो जिम्मेदार अधिकारियों पर भी सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। जिसके बाद हम देख रहे हैं कि किस तरीके से पुलिस वालों से भी पूछताछ अब तेज हो गई है। क्या था पूरा मामला? जहानाबाद की छात्रा शंभू गर्ल्स में बेहोश पाई गई थी। बाद में उसे अलग अलग निजी अस्पतालों में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उसने 11 जनवरी को दम तोड़ दिया। परिजन ने दुष्कर्म और हत्या के आरोप लगाए। हालांकि पुलिस ने शुरुआत में इसे सुसाइड का मामला बताया, बाद में पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यौन उत्पीड़न की बात भी सामने आई, जिसके बाद एसआईटी का गठन कर जांच शुरू की गई। इस दौरान एसआईटी को छात्रा के अंडरगारमेंट से पुरुष वीर्य होने की जानकारी मिली। इसके मिलान के लिए कई लोगों के डीएनए सैंपल लिए गए हैं। पुलिस ने हॉस्टल से जुड़े कुछ लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ भी की है। हालांकि परिजन पुलिस अधिकारियों और हॉस्टल संचालक पर मिलीभगत के आरोप लगाते रहे हैं। लगातार सवाल उठने के बाद राज्य सरकार ने इस केस को सीबीआई को सौंप दिया था। अब पॉक्सो का अधिकार दे दिया और अब केंद्रीय एजेंसी हर एंगल से जांच में जुटी है। सीबीआई ने पिछले दिनों पटना में हॉस्टल संचालक, वार्डन के अलावा जहानाबाद निवासी छात्रा के परिजन से भी पूछताछ की थी। अब केंद्रीय एजेंसी पुलिस कर्मियों से भी पूछताछ कर रही है। डीएनए मिलान बनी सबसे बड़ी चुनौती। ये तो बात पूछताछ और जांच की, लेकिन अब आपको बताते हैं कि इस मामले में सीबीआई के पास क्या क्या चुनौतियां हैं। क्योंकि जांच एजेंसी के सामने सबसे बड़ी चुनौती छात्रा के कपड़ों से मिले स्पर्म की डीएनए के आरोपी के डीएनए सैंपल से मिलान करना है। इस मिलान पर ही जांच की दिशा काफी हद तक निर्भर करेगी। सीबीआई टीम अब तक जुटाए गए सबूतों और पूछताछ में मिली जानकारी का मिलान कर रही है। दर्जन भर लोगों का पॉलीग्राफ टेस्ट होगा। सूत्रों के मुताबिक जांच एजेंसी सच उगलवाने के लिए करीब 1 दर्जन लोगों का पॉलीग्राफ टेस्ट करा सकती है। इससे पहले सीबीआई छात्रा के गांव जहानाबाद में परिजनों से लंबी पूछताछ कर चुकी है। गया में मामा मामी से भी पूछताछ हुई थी। जरूरत पड़ने पर फिर इंटेरोगेट कर सकती है सीबीआई। छात्रा 5 जनवरी को अपने घर से वापस हॉस्टल आई तो उसकी हालत क्या थी? हॉस्टल में बाकी छात्राओं के साथ वो किस तरह से बात कर रही थी? क्या उसके व्यवहार में उस दिन कोई बदलाव दिखा था? रात में वो कब अपने कमरे में गई थी? इस तरह के कई सवाल हॉस्टल की वार्डन से पूछे गए थे। सूत्रों की माने तो संचालिका और दोनों वार्डन से टीम ने स्पष्ट कर दिया है कि जरूरत पड़ने पर आप सभी से दोबारा पूछताछ हो सकती है। दरअसल केस का खुलासा करने के लिए सीबीआई साइंटिफिक, टेक्निकल और फिजिकल तरीके से सबूत जुटाने में लगी है, क्योंकि जल्द से जल्द सभी सबूतों को कोर्ट में रखना होगा और सीबीआई हर एंगल से तेजी से जांच कर रही है। कोर्ट में ये सभी सबूत सीबीआई रखेगी, क्योंकि जब सबूत रखे जाएंगे तभी कहीं ना कहीं इस मामले में कोई निष्कर्ष निकलकर सामने आ पाएगा
क्योंकि पहले पुलिस की जांच, फिर एसआईटी की जांच और अब सीबीआई की जांच इस मामले में हो रही है। ऐसे में आने वाले समय में आखिर कोर्ट का फैसला क्या होगा? क्या कोर्ट में जो साक्ष्य उपस्थित होंगे, जो कोर्ट में साक्ष्य रखे जाएंगे, वो इस नतीजे पर पहुंच पाएंगे कि नीट छात्रा मामले में किसी निष्कर्ष तक तो पहुंचा जाए, लेकिन उन परिजनों को भी इंसाफ मिल जाए जो अपनी बेटी के लिए इंसाफ की मांग कर रहे हैं। आपको ये खबर कैसी लगी? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।